हेलो स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। तो आप पिछले पार्ट 1 को ज़रूर देखें और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसका नोट्स बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी हम सभी चीज़ों को कवर करना चाहते हैं और आप भी उन सब चीज़ों को अच्छे से देख देख के कवर करिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी का बहुत अच्छा मार्क्स एग्ज़ाम में आए। तो कल हम पिछली वीडियो में 21 क्वेश्चन देखे थे, आज उसके आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इट इज़ गिवन स्टेट 3 फैक्टर्स ऑन विच द हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करेंट डिपेंड्स। कह रहा है कि 3 ऐसे फैक्टर को बताइए, स्टेट 3 फैक्टर्स ऑन विच हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करेंट डिपेंड्स। हीट प्रोड्यूस्ड यानी H, जो H प्रोड्यूस होता है, जो हम लोग पढ़े थे लेक्चर में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें हमने देखा था कि यही जो हीट होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, I² R और T, इन 3 टर्म्स पे हीट डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड थर्ड वन टाइम टेकन, कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रही है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिस पे हीट जो है वो डिपेंड करती है, प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 23, राइट टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर में 2 डिफरेंस बताइए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। तो लेक्चर में हम इसको अच्छे से पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। एक्चुअली वो वर्क डन है, जो कोई वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है। और वहीं पे इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? पावर क्या है? रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है उसी को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, और इसका फार्मूला क्या होता है, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। फिर एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो ये 3 डिफरेंसेस हो गए, उनमें से हमको 2 को याद रखना है और इसमें क्वेश्चन में लिख देना है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस याद रखेंगे तो अगर कोई मिस भी कर जाता है तो हमें लिखने में आसानी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, आउट ऑफ 60 वाट एंड 40 वाट lamps which one has higher electrical resistance when in use। कह रहा है कि एक 60 वाट का इलेक्ट्रिक लैंप है और एक 40 वाट का, दोनों में किसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा जब वो यूज में होंगे। तो जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, या फिर ऐसे कहें तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर के, जब वो यूज में होते हैं तब। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा, या फिर कहें जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उल्टा, अगर ये कम तो दूसरा वाला ज़्यादा, वो ज़्यादा तो दूसरा वाला कम। तो पावर जिसका कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो पावर किसका कम है, 40 वाट का। तो 40 वाट लैंप का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा जब वो यूज में होगा तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्ट इट इनटू जूल्स। ये भी हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आर, और इसको जूल में कैसे हम लोग चेंज करते हैं, तो 1 किलोवाट को हम लोग लिख सकते हैं 1000 वाट या फिर 1000 जूल पर सेकेंड, और 1 आर में होता है 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ और जूल बचा। तो ये जूल में कन्वर्ट भी हो गया। ये क्लास 9th में भी आप देख चुके हैं और 10th में भी हम लोग इस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिराइव्ड इट्स एसआई यूनिट। कल भी ये क्वेश्चन 2 बार आया था, पिछली वीडियो में भी ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो वहाँ पे हम लोग इसको देख चुके हैं, लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तरह से हो सकता है, क्योंकि अभी आउट ऑफ 26 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो यही हो गया, 3 बार यही क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27, जरा ध्यान दीजिएगा। फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉट बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट
वैल्यूज़, कह रहा है भी और आई के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया। तो जब हम लेक्चर देख रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि जब भी भी और आई में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलती है। और ओम्स लॉ में क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ V बाई आई रेशियो व्हेन, V बाई आई का मतलब क्या होता है ओम्स लॉ से R, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.6 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉन फ्रॉम दिस वैल्यू, कह रहा है कि जब 0.8 की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस हो तब, 1.2 वोल्ट हो तब, और 1.6 वोल्ट हो तब V बाई आई की वैल्यू क्या होगी। तो V की वैल्यू तो बता ही दिया, और I की वैल्यू हम ग्राफ से अगर फाइंड आउट कर लें तो हम V बाई आई की वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। फिर आगे कहा है व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉन फ्रॉम दिस वैल्यू, और इन वैल्यू से आप क्या कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो पहला तो काम यही है कि वैल्यू पहले फाउंड करें, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो कंक्लूजन आसानी से निकल जाएगा। तो अगर 0.8 की बात करें वोल्ट की, तो 1 और 0.5 के बीच में 0.8 कहीं आएगा, और ऐसे ड्रा करेंगे और इसको नीचे ऐसे सीधे लाएंगे, ठीक। जो करंट की वैल्यू यहाँ पे टच होगी वो आई की वैल्यू हो जाएगी। फिर 1.2 वोल्ट की बात कर रहे हैं तो 1.2 कहीं यहाँ पे होगा, तो इसे एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे और फिर यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी वो आई की वैल्यू हो जाएगी। तो V अपान आई यहाँ से भी निकल गया और V बाई भाई यहाँ से। फिर 1.6 वोल्ट है तो 1.6 से यहाँ पे पैरेलल ड्रा करें और नीचे लाएँ, यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन, तो यहाँ से भी एक तीसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो इन तीनों की वैल्यूज़ को जब रख के सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी V बाई आई की। तो जैसे V बाई आई के लिए अगर हम फाइंड आउट करें, अगर V हम 1.6 लें और I जब लें 0.6, I क्या इसमें 0.6, और इसको सॉल्व करें तो 16/6, 16 से कटेगा 2 टाइम्स में, 4 रिमाइंडर 6, फिर 6 ऐसे आता जाएगा, यानी 2.67 हम लोग इसको लिख सकते हैं। V बाई आई की वैल्यू क्या है 2.67, और V बाई आई किसके इक्वल टू होता है R के, और R का यूनिट क्या होता है ओम, यानी 2.67 ओम आया। और इसी तरह से जब हम इनकी भी वैल्यू निकालेंगे 0.8 के लिए भी और 1.2 के लिए भी, तो सेम वैल्यू आएगी, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो अगर हर केस में 2.67 वैल्यू आ रही है रेजिस्टेंस का, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी गिवन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यही कंक्लूजन है। ओके, तो अभी हमने यहाँ तक 27 क्वेश्चन नंबर तक देख लिया, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉम द सर्किट, एक सर्किट गिवन है और क्या कह रहा है फाइंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है उसको फाइंड करना है। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, चूँकि इसमें जो रजिस्टेंस है वो सीरीज में है, और जो सीरीज कम्बिनेशन होता है तो V डिफरेंट होता है और I सेम होता है, इस चीज़ को याद रखना है। अगर पैरेलल होता तो उल्टा, V सेम हो जाता और I डिफरेंट, बस इसी चीज़ को याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो पहले तो ये टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, अगर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R = 10 + 20 यानी 30 ओम हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि सिंपल है, सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और फिर करंट पूछ रहा है I = क्या होता है V बाई R, V की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, R की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 दी हुई है। इसको सॉल्व कर लें तो 1/10 या 0.1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, तो इसलिए मैंने 10 लिखा। I कितनी वैल्यू है 1/10 है, और R की वैल्यू कितनी है 10 के लिए 10, तो ये 10 से 10 कट गया तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यूनिट हो जाएगी वोल्ट। कितना सिंपली क्वेश्चन लग गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, फिगर देख के थोड़ा सा डर लगेगा, फिगर से हमें करंट फाइंड आउट करना है जो कि सर्किट में फ्लो कर रही है। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन हम भी देखेंगे ये दोनों 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्किट डायग्राम है, 3 वोल्ट की करंट फ्लो कर रही है, स्विच लगा है। कई बार क्वेश्चन में देखिएगा, एक चीज़ मैं भूल रहा था कि मैंने एक बार देखा एग्जाम में कि क्वेश्चन पूछा था और इसमें ये डॉट हट गया था,
जो की में डॉट होता है वो हट गया था और पूछ रहा था फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें कितनी करंट की वैल्यू फ्लो कर रही है। यानी जब सर्किट अगर यहाँ पे डॉट है तो क्या है, क्लोज है, और जब सर्किट क्लोज होगी तो करंट वैल्यू कुछ होगा जो भी फ्लो कर रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ से डॉट हट गया यानी सर्किट ओपन है, और ओपन सर्किट में तो करंट कभी फ्लो करता ही नहीं है, तो हमें क्या वैल्यू गिवन है इससे कोई मतलब नहीं रखना है और सिंपली लिख देना है कि देयर विल बी नो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट बिकॉज सर्किट इज ओपन, और ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 29 चलिए देखते हैं। तो पहले इसमें देखें कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, सभी का तो 10 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो सर्किट है तो यहाँ से एक ही वायर को बेंड करके यहाँ तक बनाया गया, यानी ये तीनों जो रेजिस्टेंस होंगे R1, R2, R3 ये तीनों सीरीज में होंगे और R4 जो होगा इन तीनों के पैरेलल होगा। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इन तीनों का सम। अगर इन तीनों का सम निकालें तो हम अब फिगर बिगाड़ रहे हैं, देख लीजिएगा हमने इसको बिगाड़ दिया, तीन थे 10-10 ओम के, तब इन तीनों के जगह पे हम एक लिख सकते हैं 30 ओम के, 10 30 ओम हो गया, अभी हो गया 30। अब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/30। इसको सॉल्व कर लेंगे 4/30 यानी 2/15, तो R इक्वल्स टू 15/2 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो। अब करंट निकालना है और भी दिया हुआ है कितना 3 वोल्ट, तो I इक्वल्स टू V/R, I इक्वल्स टू V/R, और V की वैल्यू कितना है 3 और R की वैल्यू कितनी है 15/2, तो ये हो जाएगा 3 × 2/15, तो 3 से कट गया ये 5 टाइम्स में और 5 से कट गया 0.4 टाइम्स में, तो वैल्यू कितने आ गई I की इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे हो गया। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला है, व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से क्या आप समझते हैं। नेम एंड डिफाइन इट्स SI यूनिट, ये क्वेश्चन हम लोग कल देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या है और उसके SI यूनिट का डिफिनेशन क्या है। इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग फ्रॉम B to A, कोई एक कंडक्टर है जिसमें करंट क्या फ्लो कर रही है, अगर ये A इंड है और ये B इंड है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इस साइड में, नहीं B to A इधर से फ्लो कर रहे हैं B से A की। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो लेक्चर हम देखे थे कि जब भी करंट जो होता है वो जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करती है उसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा A to B, जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन। उसी में है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट फ्लो इन 1 सेकेंड, यानी टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड, करंट इज 1 एम्पियर। तो हमें क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी N पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही देखे थे इस फार्मूले पे, Q इक्वल्स टू NE। Q की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, फ्लो इन 1 सेकेंड इफ करंट इज 1, और जब T 1 है और I 1 है तो Q इक्वल्स टू IT, I भी 1 T भी 1, तो Q इक्वल टू कितना हो गया 1 कूलाम। जब Q 1 कूलाम हो गया तो यहाँ पे 1 रख दिए, N हमें नहीं पता है और E की वैल्यू दी हुई है 1.6 × 10⁻⁻19, तो N इक्वल्स टू 1/1.6 × 10⁻⁻19। अगर आपको याद है तो इसका आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमसे एक गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी। हम I की वैल्यू निकाले थे, यहाँ पे कोई क्वेश्चन लगाए थे, उसमें I की वैल्यू निकाल कर हम यूनिट लिखे थे एम्पियर, लेकिन बाई मिस्टेक में बोल रहा था ओम्स, तो इस चीज़ को ज़रा आप मिस्टेक कर लीजिएगा और क्षमा माफ़ करिएगा। तो अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट ओम्स लॉ, राइट द नेसेसरी कंडीशन फ्रॉम फॉर इट्स वैलिडिटी, व्हाट विल बी नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन V एंड I, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस ग्राफ। कह रहा है कि ओम्स लॉ क्या है उसको स्टेट करिए।
तो आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर इमिसिबिलिटी, किस कंडीशन में ये वैलिड है। ये पहले जो स्टेट आप करेंगे तो शुरू में ही बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कंडीशन है ये क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वैलिडिटी क्या है, कंडीशन क्या है उसका, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाट विल बी नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में इसका ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट होता है हमेशा। नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ग्राफ। तो अभी हम बताएं कि जब V/I का रेशियो लेंगे तो वो क्या होगा, R, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो इस तरह से ये 5 नंबर का क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो अभी हमने कहाँ तक पहुँच लिए, 31 तक। बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी तक देख लिए हैं। आप इन सबको प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। अभी हम और क्वेश्चन ले रहे हैं, वीडियो कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, फिर भी अभी आपसे कुछ बात कर रहे थे कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें एकदम यही क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो ये डेफिनेटली है कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान लगाकर वीडियो को देखिए, उसको नोट डाउन करिए, जो प्रॉब्लम है उसको पूछिए। ठीक है, तो आप इनको पॉज करके लिखिए, तब तक हम आपके लिए फिर से कुछ और क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32। हाँ सॉरी, आज हमारे चैनल्स के 400 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो गए, यानी हमारे जो टैलेंट एंड क्लास का एक फैमिली है उसमें हम लोग 400 से ज़्यादा के मेंबर्स हो गए, और अभी और बढ़ना है। हम लोग इसको एक एजुकेशनल हब बनाना है जिसमें हम लोग फ्री एजुकेशन देंगे सबके लिए। तो कुछ लोगों का सुबह कंग्रेचुलेसन आ रहा था, कंग्रेचुलेसन सर, तो कंग्रेचुलेसन बस मुझको नहीं, आप सबको, क्योंकि इसमें सबका एफर्ट एक बराबर है। तो आप सभी को कंग्रेचुलेसन्स और थैंक यू। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो जब हम लेक्चर देख रहे थे उसमें एक टॉपिक पढ़ा था, हाउ टू मेन कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैसे हम लोग कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेंटेन करें। तो उसमें हमने डिस्कस किया था थ्रू सेल आर बैटरी। तो वही पूछ रहा है कि कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकते हैं, तो थ्रू सेल आर बैटरी। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर सेल या बैटरी लगा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कंटिन्यूस मेंटेन रहेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो करंट कंटिन्यूस फ्लो करेगा। क्वेश्चन नंबर 32, हियर वी गो। डिफाइन 1 वोल्ट। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 जूल, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा अच्छे से। डिफाइन 1 कूलाम, इसको इंपॉर्टेंट करके आप एक जगह लिख लीजिएगा सबको। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट ऑफ वर्क एंड चार्ज। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम थ्रू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। तो देखिए इसमें पहले तो हमको 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम लोग डिफाइन किए थे पोटेंशियल डिफरेंस को कि जब एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लाने पर जो वर्क डन होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जब 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज कैरिंग 1 joule of work done is carrying 1 unit of 1 coulomb of charge from infinity to an electric field, then the potential difference at that point will be 1 volt। आप इसको चाहें तो लिख लें, हम बोल दे रहे हैं when 1 joule of work done is done in carrying 1 coulomb of charge from infinity to a point in the electric field, then the potential difference at that point is 1 volt। तो ये क्या हो गया हमारा, 1 वोल्ट हो गया। और हम जानते हैं कि यहाँ से 1 वोल्ट कब होगा, जब W भी 1 हो और Q भी 1 हो, यानी वर्क डन भी कितना हो रहा है, 1 जूल हो रहा हो, चार्ज भी कितना हो, 1 कूलाम हो, तो जो वोल्ट होता है वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। फिर इसमें आगे पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड को फाइंड करिए, यानी ई पूछ रहा है हमें, और ई किसके बराबर होता है हमेशा, वर्क डन के। एनर्जी कंज्यूमिंग करिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम, यानी क्यू की वैल्यू इसमें 1 दिया हुआ है, एट थ्रू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, और भी की वैल्यू कितनी दी है, 3 वोल्ट दी है। तो हमें वर्क डन निकालना, तो वर्क डन इस फार्मूले से क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्यू, और यही एक्चुअली क्या होगा, एनर्जी के बराबर। तो V की वैल्यू 3 है और Q की वैल्यू 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 और यूनिट जूल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34,
इसमें दिया है कि क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा शार्ट करके लिखा है कि दिया है कि दो वायर हैं ए और बी और उनका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के क्रॉस ग्राफ ड्रा किया गया। जो दोनों वायर हैं उनका सेम थिकनेस है और सेम लेंथ है। तो पूछ रहा है कि किसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, कौन से वायर की रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, वायर ए की कि वायर बी की। तो एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना है कि जब जिसका स्लोप जितना ही ज़्यादा होगा, स्लोप मतलब ये कम है और ये ज़्यादा उठा है, तो जिसका स्लोप जितना ही ज़्यादा होगा उसकी रजिस्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी वायर ए की रजिस्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, वायर ए की रजिस्टिविटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट, जो सर्किट दिया है उससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट इन ईच रजिस्टर। 3 रजिस्टर हैं, सब में हमें करंट कैलकुलेट करना है, टोटल करंट कितना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो पहला हमें क्या करना है, करंट इन ईच रजिस्टर। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। V सबके लिए सेम है 6 वोल्ट। तो फर्स्ट के लिए अगर निकालें तो V/R1, तो V की वैल्यू 6 और R1 की वैल्यू अगर 30 लें तो 30, 6/30 यानी 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। ठीक। सेकेंड I2 जो होगा V/R2, V यानी 6, R2 यानी 10, तो ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर। I3 कितना हो जाएगा, V/R3, V 6 और R 5, तो ये हो जाएगा 1.2 एम्पियर। ये इंडिविजुअल करंट हो गया ईच रजिस्टर का। अब हमें निकालना क्या है, नो टोटल, जो सेकेंड पार्ट है उसमें टोटल करंट निकालना, यानी I इक्वल्स टू क्या होगा, तीनों का तो सम होगा ना, I1, I2, I3। तो I1 कितना है, 0.2 है, I2 कितना है, 0.6 है और I3 कितना है, 1.2 है। तीनों को ऐड कर लें तो आएगा कितना वैल्यू, 2.0 एम्पियर। तो ये हमारा टोटल करंट हो गया सर्किट में कितना, 2 एम्पियर। अब जो नेक्स्ट इसमें थर्ड है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो जब पैरेलल में है तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और R1 की वैल्यू कितना है, 30, R2 की वैल्यू 10 और R3 की वैल्यू 5। इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें, तो 30 एलसीएम होगा 1 + 3 + 6, 6 3 9 10/30 यानी 1/3। तो R इक्वल्स टू 3 ओम्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आया, 3 ओम आया। ठीक है। अगर इसको हम चाहें वेरीफाई करना कि सही है कि नहीं तो भी कर सकते हैं कि R की जो वैल्यू आ रही है टोटल वो सही कि नहीं है। तो टोटल करंट कितना है सर्किट का, अभी निकला है 2 और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6। तो यहाँ से R इक्वल्स टू क्या होगा, V/I यानी V6I2 यानी 3 ओम। तो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर चुके कि क्या हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ये हमारा रफर का वेरिफिकेशन था। तो हम यहाँ तक अभी कर लिए क्वेश्चन नंबर 35 तक। तो आप इसको पॉज करिए और लिखिए, तब तक हम भी कुछ और क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है। लिखते रहिए, पॉज करके लिखिए। इस वीडियो का हम लोग लास्ट सेशन में चल रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन और इसके बाद इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन एक बार लेंगे तो आप पे बर्डन पड़ेगा। तो हम 20 क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, अभी 20 क्वेश्चन को एक पार्ट में कंक्लूड करते हैं तो ज़्यादा आसान होगा हमें उनको पढ़ने में भी और नोट्स बनाने में भी। हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं कि आपको सारा मटेरियल एक बार में दे दें और आप उसको छोड़ दें, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि एक ही बार बहुत सारा खाना मिले तो सारा खा के सारा ओमिट कर दो तो इसका मतलब नहीं है। बस एक लाइन आपके लिए है कि अगर तुम साथ देने का वादा करो हम यूँ मस्त वीडियो बनाया करेंगे। बस आपका साथ चाहिए, आपका परिवार, हमारा परिवार ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, हमारा टैलेंट क्लास का फैमिली ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और जल्दी हम लोग हर एक ऊंचाई को छू लेंगे। बस आपका साथ बना रहे। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ V एंड R। तो ये लेक्चर में ही अच्छे से कंप्लीट हो गया है और अभी हमने डिफिनेशन भी देखा है इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है, वही क्या होता है इलेक्ट्रिकल
पावर होता है। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ V एंड R, तो हमने सारे का डेरिवेशन भी देखा है। और एक्चुअली P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई, V इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल्स टू V बाई R, तो ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R, तो ये हो गया रिलेशन जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, इलेक्ट्रिक फ्यूज रेटेड 2 एम्पियर, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस स्टेटमेंट। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूज पे 2 एम्पियर लिखा है। चूँकि इलेक्ट्रिक फ्यूज हमें अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर पढ़ना है उसमें भी देखना है, मैग्नेटिज्म में, तो फिर भी इस चैप्टर में पूछ दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक से मतलब है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज का मतलब क्या होता है, जो हमारे घरों में लगा होता है, जो कि हमें हाई लॉस से बचाता है। अगर सर्किट में ज़्यादा कहीं डैमेज हो रहा हो, हाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर जाए, शॉर्ट सर्किटिंग होने लगे, ओवरलोडिंग, तो इन केसेज में फ्यूज हमें बचाता है। और फ्यूज का जनरली जो वायर जो होता है वो हाई रेजिस्टिविटी का होता है, लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, यानी जैसे टेम्परेचर उसका बढ़े तो वो मेल्ट हो जाए। तो अगर 2 एम्पियर लिखा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो मैक्सिमम 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा सकता है उसके थ्रू। जैसे 2 एम्पियर से ज़्यादा होगा तो वायर जो होगा मेल्ट हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगी और करंट फ्लो ना बंद हो जाएगा। तो 2 एम्पियर का लिखा है, इसका मतलब वही जो मैंने बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। पावर कितना दिया, 1 किलोवाट, यानी 1000 वाट, और पावर कितना है, वोल्टेज कितना है, 220। फाइंड विच फ्यूज रेटेड एट 1 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर कैन बी यूज्ड इन इट। कह रहा है कि जो 3 तरह के फ्यूज हैं इसमें, एक 1 एम्पियर का है, एक 3 एम्पियर का है और एक 5 एम्पियर का है। तो कौन सा फ्यूज हम लोग यूज कर सकते हैं इस केस में। तो हमें अभी हमने बताया कि हमें पहले क्या करना होगा, करंट की वैल्यू निकालनी होगी। तो I इक्वल्स टू, इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, P बाई V। P की वैल्यू कितनी है, 1000, और V की वैल्यू 220। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 11 बार में और ये 50 बार में। अब 11 से 50 कटेगा 4 टाइम्स में, फिर 44, तो 6 बचा, तो 5 बार में, यानी नियर अबाउट इतने एम्पियर्स आएंगे, 4.5 एम्पियर। तो 4.5 एम्पियर है, तो हम लोग 5 एम्पियर वाले तक का फ्यूज यूज कर सकते हैं, जिस पे रेटिंग कितने का है, 5 एम्पियर का है। तो उस फ्यूज को हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, राइट रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आई फॉर टाइम टी। ओहो, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, जो हमने पढ़ा है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर होता है उससे हीट जो प्रोड्यूस होता है, तो उसमें हमने रिलेशन पढ़ा था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। उसी रिलेशन को यहाँ पे कहा लिखने के लिए कि क्या रिलेशन होता है इनके बीच में। ठीक है, तो वो रिलेशन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट डिफरेंस बिटवीन वायर यूज इन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर एंड इन ए फ्यूज वायर। कह रहा है कि जो 2 तरह के वायर होते हैं, एक इलेक्ट्रिक हीटर में जो यूज होता है और एक इलेक्ट्रिक फ्यूज में, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के वायर में क्या डिफरेंस होता है। तो जो हीटर होता है, हीटर का जो वायर होता है उसकी रजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट, उस वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हीटर है एक तरह का, तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो दोनों क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हीटर का रेजिस्टिविटी भी हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। जबकि इलेक्ट्रिक फ्यूज का रेजिस्टिविटी तो हाई होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में बता रहा था, तो लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, तभी तो जैसे ही गर्म होगा वो पिघल कर गिर जाएगा और टूट जाएगा। तो अब हम इस 40 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, तो इस पार्ट को हम इसी समय कंक्लूड करते हैं और इस चीज़ का उम्मीद रखते हैं, इस बात का उम्मीद है आपसे कि आप वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे और जो भी प्रॉब्लम आ रही होंगी आप हमसे पूछ रहे होंगे। बस इसी के साथ धन्यवाद, प्यार बनाए रखिए, बाय बाय।